नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। देश में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर एक जेपीसी का गठन हुआ। उस जेपीसी की जो टीम है वो आज चंडीगढ़ पहुंची, जहां पर राजनीतिक दलों से बातचीत की, जिसमें हरियाणा के दल भी शामिल हैं। दरअसल वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बनी जेपीसी के अध्यक्ष हैं पीपी चौधरी, और उस पर राय मशवरे का सिलसिला पूरे देश में जारी है। क्या वाकई जिस तरह की भारतीय हमारे यहां पर चुनावी जिस तरह का पूरा माहौल रहता है, उसमें वन नेशन वन इलेक्शन संभव है? क्या लोकसभा चुनाव और सारे देश में एक साथ राज्यों के चुनाव संभव हो सकते हैं? हालांकि ऐसा पहले अतीत में हो चुका है, 1952 में, 1957 में, 1962 में, उसके बाद 68 तक में ऐसा हुआ है, लेकिन फिर यह स्थिति दोबारा नहीं बन पाई। विधि आयोग ने 1983 में भी रिकमेंडेशन दी थी कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। जब यह मामला सदन में आया था तब यह बताया गया था कि 47 में से 32 दल वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में हैं। हरियाणा में भी पीछे एनएलडी ने वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में अपनी बात कही थी, हालांकि उसकी कुछ शर्तें थी। तो अब जब यह टीम चंडीगढ़ पहुंची है, वहां बात कर रही है, तो एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं कि क्या वन नेशन वन इलेक्शन संभव है? और अगर ऐसा होता है तो राज्य चुनाव में और लोकसभा के चुनाव के साथ राज्यों के चुनाव होते हैं, तो क्या उस पर उसका वाकई बहुत प्रभाव पड़ेगा? इस पर बात करेंगे। पहले आपको सुनवाते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई। आम आदमी पार्टी ने वन नेशन वन इलेक्शन का पूरी तरीके से विरोध किया। ये बिल संघीय ढांचे को कमजोर करेगा, ये क्षेत्रीय भावनाओं को कमजोर करेगा, ये राज्यों के विकास के अंदर कमी आएगी। केवल और केवल धन का, बाहुबल का इस्तेमाल होगा। जो बाबा साहब ने संसद के गठन से पहले संविधान सभा में कहा था कि कानून का शासन है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई भी पार्लियामेंट संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। ये संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन है। हमने सबसे पहले कंडीशन एक लगाई कि वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में बात करने से पहले इस देश में जो चुनाव होता है ईवीएम से हो रहा है। ईवीएम बैन होना चाहिए और बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। जब एक साथ इतना बड़ा चुनाव कराओगे, इतनी बड़ी ईवीएम बनानी पड़ेगी, उस पर भी तो खर्चा होगा ना। बैलेट पेपर पे कम खर्चा होगा और ईवीएम पे ज़्यादा खर्चा होगा। इसलिए हमने कहा कि इसमें बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। दूसरी कंडीशन हमने लगाई है काउंटिंग की। आज वोटिंग हो जाता है और उसके 15-20 दिन बाद जो है ना काउंटिंग होता है। पंचायत के इलेक्शन में सेम डे काउंटिंग हो जाता है वहीं पोलिंग स्टेशन पर। हमने कहा कि चाहे इलेक्शन कोई भी हो, काउंटिंग सेम डे होनी चाहिए, उसी स्टेशन पर होनी चाहिए, और वो ऑनलाइन सिस्टम है, सारा का सारा रिजल्ट शाम को इकट्ठा किया जा सकता है और अगला दिन उसे डिक्लेयर भी किया जा सकता है। तो ये प्रतिक्रिया आप सुन रहे हैं, इस पर चर्चा करेंगे कई खास मेहमानों के साथ। फिलहाल दिनेश अग्रवाल, कांग्रेस के प्रवक्ता, सबसे पहले हमारे साथ जुड़ गए, उनके साथ शुरुआत करते हैं। दिनेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप, और मैं शुरुआत इसी बात से करना चाहूंगा। ये हरियाणा पहुंची हुई है टीम, चंडीगढ़ राय ले रही है। अभी आपने एनएलडी को सुना, वो कम से कम इस पक्ष में है कि वन नेशन वन इलेक्शन हो जाए, लेकिन ईवीएम से ना हो। आपके माध्यम से जो बाकी दर्शक चैनल को देख रहे हैं उनको नमस्कार। पैनल पर मेरे अलावा जो साथी उनको नमस्कार। आपने विषय रखा, सबसे पहले तो मैं आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा कि जिस मीटिंग की आप बात कर रहे हैं चंडीगढ़ में, हमें उसकी अभी तक ना तो कोई इंफॉर्मेशन है, ना हमें अभी तक उसकी कोई जानकारी है। ठीक। ना हमारे पास उसका कोई इन्विटेशन है। इस तरह की मीटिंग में जब हमारे पास इन्विटेशन अभी तक नहीं है तो उसके बारे में तो मैं क्या कहूँगा। लेकिन जब आप विषय की बात करते हैं तो मैं एक बात अवश्य कहूंगा भाई, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में जो सरकार है, अगर वो वन नेशन वन इलेक्शन की बात करती है तो मेरा मानसिक बात को लेकर है कि आपने देखा अभी कुछ दिन पहले हरियाणा में निकाय के चुनाव हुए, और निकाय के चुनाव में छोटे से चुनाव थे, उनकी वोटों की गिनती 10-12 दिन के बाद हुई। वो अलग बात है कि उन्होंने उसके लिए एक बहाना तैयार कर लिया कि उन्होंने बीच में जानबूझ के एक निकाय का चुनाव रख लिया पानीपत का। लेकिन उस समय
आप भी चैनल पर इस विषय पे बात करते थे, हम भी करते थे, अन्य लोग भी करते थे। अगर चुनाव आयोग हरियाणा का चाहता तो वो सारे चुनाव को 1 तारीख में भी कर सकता था, सारे चुनाव को 12 तारीख में भी कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब जिस 2 चुनाव आयोग छोटे से चुनाव, निकाय चुनाव को 1 दिन में नहीं करा सकता, उसकी वोट की गिनती 12 दिन बाद कराता है। पूरे देश के चुनाव को 1 दिन में कराने की बात, जबकि चुनाव आयोग बार-बार ये कहता रहा। दिनेश अग्रवाल जी, रोकना पड़ेगा आपको, रुक जाइए। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब ये कब से हो गया कि एक ही दिन में चुनाव होगा? चुनाव तो बहुत सारे चरणों में होगा जैसे होता है। वन नेशन वन इलेक्शन वन डे तो नहीं कहा गया, 7 चरण में होता है, चरण और बढ़ जाएंगे। ये नई बात कहां से आप ले आए कि एक दिन में चुनाव होगा? धन्य है आप, धन्य है। वो तो होना पड़ेगा सर। मैं आप ठीक कह रहे हैं, हाँ। मैं सहमत हूँ, आप ठीक कह रहे हैं। वो उसका मतलब है कि पूरे देश में 1 दिन में चुनाव, 1 दिन में चुनाव 10 चरण में होगा, 15 चरण में होगा, 20 चरण में होगा। एक बार में चुनाव एक बार में होगा ना। हाँ, लेकिन एक बार में आपने चुनाव कराना है तो क्या लोकसभा का चुनाव एक बार में नहीं होता? कितने चरणों में होता है? कितने चरणों में होता है? कितने चरण में होता है? मैंने कहा कि लोकसभा का चुनाव तो एक बार में ही होता है ना सर, चाहे वो चरण कितने भी हो। हाँ, तो आप ये कह रहे हैं, देखिए आपने जो दलील की शुरुआत की कि ये एक दिन में यहां पर चुनाव नहीं करवा पाए तो लोकसभा और पूरे देश का कैसे करा लेंगे? एक दिन वाली दलील ठीक नहीं है ना। कहना इस बात को लेके है कि जब चुनाव आयोग चुनावों की तारीखें घोषित करता है तब अनेक बार ऐसा भी होता है कि आपने देखा कि पीछे हरियाणा विधानसभा चुनाव की डेट बदल दी, ये कहकर कि विद्रोही महासभा का एक कार्यक्रम, हाँ, एक समाज के कार्यक्रम को लेकर डेट बदल रहे, कभी सर्दी को लेकर, कभी गर्मी को लेकर, कभी बरसात को लेकर, कभी त्योहार को लेकर। लेकिन हम ये कहते हैं कि आप वन नेशन के नाम पर जितनी चीजें ला रहे हैं, आप प्लीज मुझे तो नहीं, मेरे को ऐड तो करना ही पड़ेगा ना, आप मुझे ना रोके। पंजाब में आप लोगों की रिक्वेस्ट पे डेट चेंज हुई थी, आपने रिक्वेस्ट की थी पंजाब में। जनाब, मेरा कहना इस बात को लेकर है कि जब चुनाव आयोग मौसम को लेकर, त्योहारों को लेकर, सारी चीजों को लेकर चलता है, आज भी तो देश में लोकसभा का एक ही बार में चुनाव होता है ना। हाँ, एक, चाहे वो चरण कितने भी हो, फिर वो वन नेशन वन इलेक्शन नहीं है क्या? ये कोई नया वन नेशन वन इलेक्शन आ रहा है? हाँ, इसमें राज्यों के चुनाव 7 होंगे। राज्यों के चुनाव साफ होंगे। हाँ। अगर किसी राज्य की सरकार 2 महीने बाद, 4 महीने बाद अल्पमत में आदि गिर गई तो क्या आप 4.5 साल तक वहां पर? आप पॉइंट पे आए ना, आप इतनी देर बाद पॉइंट पे आए ना आप। हाँ, मैं अब जो बात कहना चाहता हूँ आप, हाँ। मैं ये कहना आपने चाहता भूमिका हूं, बनाने में ज्यादा समय ले लिया। इलेक्शन का डिबेट तो बाद में होगा, पहला डिबेट तो ये होना चाहिए कि ये जो चुनाव है ये ईवीएम की बजाय बैलेट मशीन से क्यों नहीं हो गए? उसकी मैं 2 बात रखना चाहूंगा, सिर्फ 2 बात, जल्दी से। प्लीज इजाजत चाहूंगा अगर आप देंगे तो। 1 मिनट आपका। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि 2009 में, 2010 में भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े नेता ने किताब लिखी, डेमोक्रेसी एट रिस्क, कैन वी ट्रस्ट आवर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। जीपीएन नरसिम्हा राव साहब ने लिखी, 246 पेज की बुक थी और माननीय अडवाणी जी ने उसकी प्रस्तावना करी और एन चंद्रबाबू नायडू जी ने उसमें अपना संदेश लिखा। और उसके बाद भाजपा के अनेक नेता बार बार उसके ऊपर सवाल उठाते रहे, ईवीएम मशीन के ऊपर। और मैं आपकी जानकारी में जो बात लाना चाह रहा हूँ, ये किताब लिखी गई 2009 में, पार्टी जो ईवीएम पर सवाल उठाती, दिनेश जी, जबकि उस समय ये किताब लिखी गई साल 2009 में, ठीक कह रहा हूं मैं? अरे नहीं, मुझे सुनना नहीं है ना यार, इतना समय नहीं होता, रुकिए। ये किताब लिखी कब गई? साल 2009 में। अरे भाई साहब, भैया ये किताब कब लिखी गई? 10 सेकंड नहीं, रुकिए अभी। ये किताब कब लिखी गई? आप एक पॉइंट बोल के आगे थोड़ी बढ़ जाएंगे, पॉइंट पूरा करिए। हम ये कह रहे हैं कि चुनाव, ये किताब कब लिखी गई सर? 2009 में लिखी गई होना चाहिए भाई साहब, 2009 में किताब लिखी गई, तो 2014 तक आपने इस किताब को गंभीरता से नहीं लिया। आप तो गंभीरता से ले रहे सर। अरे सर, आप अपनी बताइए ना। आपके पास जीवीएल नरसिम्हा इतने सीरियस। अरे जनाब, मैं ये कह रहा हूँ आप तो गंभीरता से ले रहे हैं ना। अरे आप ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, आप अपनी बताइए ना।
मुझे आधा मिनट दो तो संजय, आप बोलने तो दो। मैं ये कह रहा हूं, जब देश के प्रधानमंत्री खुद ये कहते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा भरोसा बैलेट पेपर होता है, अमेरिका जैसे देश में भी बैलेट पेपर से होते हैं। हम ये कह रहे हैं कि ईवीएम मशीन जब आई थी उस समय टेक्नोलॉजी इतनी हाई नहीं थी, उस समय हैकिंग नहीं थी, उस समय उसके साथ छेड़छाड़ नहीं थी। जैसे 1996 में मोबाइल आया तो मोबाइल की हैकिंग नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे समय बदला, टेक्नोलॉजी बढ़ी, जैसे कांग्रेस और चुनाव EVM हारने के साथ लगी, जो छेड़छाड़ हो रही है, जैसे जैसे कांग्रेस चुनाव हारने लगी, ईवीएम जो है वो खराब हो गई। ठीक है, अब बस सर बहुत समय ले लिया आपने, रुक जाइए। मैं बड़े दिनों बाद सियासी अखाड़ा में आया हूं, मुझे करने तो दीजिए। मदन छाबड़ा जी के पास चल रहे हैं। मदन जी भाई, ये वन नेशन वन इलेक्शन, ये सब आप लोगों को घुमा फिरा रहे हैं। आपको सिर्फ राज्यों पर हमला करना है, राज्यों के अधिकारों पर हमला करना है, आपका ये प्लान है, मान लिया जाए। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि वन नेशन वन इलेक्शन है क्या। वन नेशन वन इलेक्शन से सीधी सी एक बात, अगर बड़े दो लाइन के अंदर अगर एक लाइन में मैं बोलूं कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव इकट्ठे होना। 1952, 57, 62 के जो चुनाव हुए वो सारे देश के अंदर इसी तरीके से हुए। जो हमारी संविधान की जो मूल भावना थी वो यही थी कि सारे देश में चुनाव एक समय पर लोकसभा और विधानसभा के हों, जो कि ताकि हमारे देश का जितना भी समय, एनर्जी, धन बार बार चुनाव के अंदर खर्च ना हो। और हमें इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल पिछले बरस जो हमने हरियाणा के जो चुनाव हुए लगातार 6-6 महीने के अंतर पर 3 चुनाव लगातार होते चले गए, तो उसके अंदर हमने देखा कि कितना ज्यादा इसका जो है धन का दुरुपयोग होता है, कितना ज्यादा समय की बर्बादी होती है। सभी तरह के जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव लोग हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है सारी की सारी, वो सारी इन चुनाव के अंदर एक साथ अपना समय लगाती है। अब वो चाहे अंतर उसके अंदर 6-6 महीने का था या कहीं पे उसका 2 साल का हो, लेकिन समय की बर्बादी तो उतनी ही है। समय भी बचता है एक साथ चुनाव करने में। और करना क्या है, अगर इसको बड़े छोटे से रूप में समझें तो एक बूथ के अंदर 2 मशीन लगनी है। जी रुक जाइए दिनेश जी, रुक जाइए, सारी जी बोलिए बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए। जी जी, एक बूथ के अंदर एक व्यक्ति ने सारी प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद पहले लोकसभा का वोट डाला और साथ ही उसने विधानसभा का वोट डाला। हाँ, जैसे उड़ीसा में डालते हैं हर बार, जैसे उड़ीसा में डालते हैं। या अभी आपके यहाँ पर हरियाणा के अंदर ही चुनाव हुए, मेयर का और काउंसलर का चुनाव, हमने दोनों को इकट्ठे चुना। अगर मेयर की जगह लोकसभा का प्रत्याशी की बूथ हो अपना हो वहां पर, और साथ में ही काउंसलर की जगह जो है एमएलए का हो, तो दोनों चुनाव हो गए। और सारी जो फोर्सेस हैं, सारी प्रक्रियाएं हैं, सब कुछ जो है वो सबका एक बार में, समय 2 की जगह एक बार में हो गया। सारे खर्च के बारे में सब कुछ हम एक बार में हो गया। तो इतनी सी बात है ये, इसको कोई समझना या इसके अंदर तो अगर हम लोग जब पब्लिक मीटिंग्स में जाते हैं, हमें तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता जो इनके ऊपर जिसकी कोई संशय हो, जिसको कोई प्रश्न हो। ठीक है, हर व्यक्ति, समाज का हर व्यक्ति इससे सहमत है। ठीक है, आप कह रहे हैं इससे हर व्यक्ति सहमत है। चलिए अब रजत पंजेटा के एक बार चलते हैं और उनको शामिल करते हैं। रुकिए ना दिनेश जी, दिए आपको मैंने 6-7 मिनट दिए थे ना, रुकिए। रजत पंजेटा, अभी हम सुन रहे थे आपकी पार्टी से बयान आया था कि ठीक है वन नेशन वन इलेक्शन हो जाए, लेकिन वो ईवीएम्स की जगह बैलेट पेपर से हो, एक, और दूसरा काउंटिंग सेम डे हो। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है जी तो ईवीएम की जगह जो है वो बैलेट से जो है चुनाव होना चाहिए। और दूसरा, उसमें कोई विलंब ना हो, ऐसा कोई वो ना हो, पंचायत के चुनाव में भी कोई गड़बड़ी ना हो, उसकी सारी संभावनाओं को खत्म करते हुए, कोई भी फाउल प्ले को खत्म करते हुए सेम डे काउंटिंग जो है वो होनी चाहिए। दूसरा, इसके अंदर सबसे बड़ा जो पेच फंसा हुआ है वो फंडिंग को लेकर भी है।
पॉलिटिकल फंडिंग को लेकर भी है, लेकिन जो कोalition गवर्नमेंट्स हैं, जैसे कि आज सेंटर के अंदर भी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं है, या किसी कोई स्टेट के अंदर कोई ऐसी सरकार बनती है, तो क्या मिड टर्म पोल की संभावना, कोई समर्थन वापस लेता है अगर, तो क्या उस पर कोई पाबंदी लग जाएगी? क्या मिड टर्म पोल को बिल्कुल ही उसको रूल आउट कर दिया जाएगा? क्या वो स्वतंत्रता कोई खुद ही कोई डिसॉल्व करना चाहे? बहुत बार ऐसे होता है कि खुद ही डिसॉल्व कर देती है जो रूलिंग गवर्नमेंट है। तो जो उसको डिसॉल्व करने की वो उसके बाद क्या उसको परिणाम होंगे, क्या उसकी रूपरेखा होगी, इसके ऊपर तो बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह है। लेकिन डेमोक्रेसी के अंदर आप इसको तो रूल आउट बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते। आप मिड टर्म पोल की संभावना को और असेंबली डिसॉल्व को, तो वो तो असेंबली तो फिर डिसॉल्व बिल्कुल ही बाहर हो जाएगा उसके ऊपर। तो ऐसी जो कोalition गवर्नमेंट बनती है, क्षेत्रीय दलों की समर्थन से बनती है कई बार। नहीं रजत, मैं तो शॉर्ट में बात करूं क्योंकि इस पे हम पहले बहुत बात कर चुके हैं। वो तो आज चंडीगढ़ में जो टीम आई हुई है, बैठक हो रही है, एक तो दिनेश जी ने कहा कि हमें तो इस बैठक की कोई जानकारी नहीं है, हमें तो पता ही नहीं ऐसी कोई बैठक हो रही है, ना कोई न्योता है, ना कोई इन्विटेशन है। एक तो मैं, चलिए ये तो एक दूसरा विषय है। ये बहुत सारे जो आपके संशय हैं, इन संशय, इन डाउट्स को लेकर अगर इन्हें दूर कर दिया जाता है तो एनएलडी मोटा मोटी वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में है, ये बात है ना? बैलेट से अगर होता है तो, और सेम डे काउंटिंग होती है तो कंडीशन है इसके ऊपर, उसके उन कंडीशंस को अगर पूरा करते हैं, बैलेट से चुनाव होता है और सेम डे काउंटिंग होती है, तो हमने इसका समर्थन किया है। तो वो सेम डे काउंटिंग तो 2-3 दिन तो लेगी ना फिर? हाँ, जब भी मतलब जो है उसको करके अगर उनको काउंटिंग को ऑफिशियली जो पोलिंग एजेंट्स हैं जितने हैं, जो पार्टीज के हैं, अगर वहां तक भी वो रखा जाता है, कुछ मीडिया के साथ ही वहां तक रखा जाता है, के अंदर आएगी, तो मुझे लगता है उसको उसका एक रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन करके सेम डे होनी चाहिए। जितने भी चरणों में दूसरे चरण की होती है उसकी भी सेम डे होनी चाहिए, उसमें कोई विलंब नहीं। ये नहीं है कि अगर 6 महीने 4 महीने सेम डे काउंटिंग हो जाएगी तो फिर वो तो कई चरणों में चुनाव होता है ना? चरणों में बिल्कुल, लेकिन काउंटिंग जो पहले चरण की है उसकी सेम उसी दिन आपकी काउंटिंग हो। नहीं, फिर उससे तो फिर तो आने वाला प्रभावित होगा चुनाव। ये तो देखना पड़ेगा आपको कि ये तो अगर आपसे 3 महीने पहले चरण में मान लीजिए बीजेपी को 50 सीटों पर लीड मिल रही है, तो आने वाले चरण में ये भाव जाएगा कि बीजेपी की सरकार आ रही है, तो जो आदमी बदलाव चाह रहा है वो भी बीजेपी का बटन दबाएगा, मतलब बैलेट पेपर पे ठप्पा मारेगा। ये तो थोड़ा सा अलग हो गया ना। काउंटिंग तो एक ही दिन होनी चाहिए, थोड़ा व्यवहारिक कम लग रहा है ये। नहीं, तभी मैंने पब्लिक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया कि काउंटिंग करके पब्लिक किया जाए। मैंने आपको जिन शब्दों का इस्तेमाल किया वो पोलिंग एजेंट्स और साथ में जो इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स हैं, जो पोलिंग एजेंट्स हैं, उन तक ये जानकारी। पोलिंग एजेंट पे आ गई तो फिर पब्लिक ही हो गई, फिर क्या बचा? ये पब्लिक ही है, लेकिन इसको आप कैसे करेंगे? अगर 3 महीने में होता है तो सेम डे काउंटिंग का तो कोई लॉजिक नहीं बचा। फिर अगर 3 से 7 फेजेस 8 फेज के अंदर इलेक्शन होता है और वो 3 महीनों में जाके खत्म होता है, सभी चरणों को खत्म करेंगे तो सेम डे इलेक्शन से उसका तो कोई लॉजिक ही नहीं बचेगा। फिर चलिए ठीक है। दिनेश अग्रवाल जी, मतलब एक, अरे सर सवाल तो पूछने दीजिए। ये ठीक है, बहुत सारे इफ बट के साथ आईएनएलडी वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में है, तो इस तरीके से ही तो सरकार बता रही है कि 47 में से 32 पार्टियां इसके पक्ष में है देश में। आप अगर नाराज हैं मुझे इजाजत बोलने की तो मैं बोलूं। नहीं, आप सवाल का जवाब नहीं देंगे, ऐसे थोड़ी होता है सर। और ये बार बार हाथ में जोड़ी अच्छा नहीं लगता है। आपकी नाराजगी से डर लगता है? नहीं मेरी, अरे सर मेरी क्या नाराजगी है? क्यों बदनाम कर रहे हैं मुझे? 300 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं और प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पे चले जाते हैं 10 दिन के लिए। तो G7 में नहीं जाना था? इसका नहीं है उससे। अब आपने डिबेट पूरी घुमा दी ना? आप सुन तो लीजिए, आपने डिबेट घुमा दी ना पूरी? सर सुन तो लीजिए ना, सुन तो लीजिए। पहलगाम में 28 आदमी मारे जाते हैं, प्रधानमंत्री विदेश से आते हैं और बिहार में जाकर वोट मांगने लगते हैं। बात इस बात की नहीं है कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को, मोदी को और अमित शाह को क्या चीज पसंद है। जो उनको पसंद है उसके लिए एक माहौल तैयार किया जाता है। मैं ये कह रहा हूं कि इस देश के अंदर जो पार्टी खुद ईवीएम का विरोध करती
करती थी, खुद मोदी विरोध करता था, इसकी पार्टी विरोध करती थी। पर तब आप विरोध नहीं करते थे ना, तो बात बराबर है। नहीं नहीं, ये बराबर कैसे भाई तब आप विरोध नहीं करते थे। जब 2009 में जीवीएल नरसिम्हा राव ने विरोध किया, लालकृष्ण आडवाणी ने विरोध किया आपके हिसाब से, तो आपने कौन सा उनका विरोध स्वीकार कर लिया? मैंने ये कहा आपसे कि ईवीएम की अगर बात करो तो शुरुआत हमने करी। दो चीजों को घुमाइए मत आप। वन नेशन वन इलेक्शन और ईवीएम दो अलग चीजें हैं। आप नहीं तो सर सारा टाइम आपको थोड़ी दे दूंगा, आप कुछ भी कहेंगे वो थोड़ी स्वीकार है। आपने बोल दिया एक दिन में चुनाव कैसे हो जाएंगे, आपने भी कुतर्क थोड़ी चलेगा सर। आप ईवीएम और वन नेशन वन इलेक्शन दो मुद्दों को बार बार मिक्स कर रहे हैं। पहले तो आप सीधा सीधा बताइए, वन नेशन वन इलेक्शन के फेवर में आप हैं या नहीं है? नहीं है तो बताइए। मैं वन नेशन वन इलेक्शन के फेवर में हम नहीं है। हाँ ये बोलिए ना, ईवीएम पे डिबेट थोड़ी हो रही है आज। भारतीय जनता पार्टी अराजकता का माहौल तैयार करेगी और जिस तरीके से ये ईवीएम के साथ छेड़छाड़ कर दे, अब ये 7 चरण है, फिर ये 25 चरण हो जाएंगे और 25 चरण होंगे तो वो जो वोटिंग प्रोसेस 3 महीने की वो 6 महीने की हो जाएगी। अपने हिसाब से मैनुपुलेट करेंगे, अपने हिसाब से जहां पर इनको 7 चरण के 10 हो जाएंगे, 7 के 25 कैसे हो जाएंगे? महाराष्ट्र में क्या हुआ? 76 लाख वोट बढ़ गए 5 बजने के बाद। 76 लाख 4.24% वोट बढ़ गए। अच्छा सुनिए ना, अब सुनिए, एक तो आप फैक्ट नहीं सुनते हैं। अरे भाई फैक्ट तो सुनिए, 4.29% वोट बढ़ गए महाराष्ट्र में। विधानसभा चुनाव से लोकसभा चुनाव के बीच में 4.29% वोट बढ़ गए। उससे पिछले चुनाव में 4.69% बढ़ गए थे। नंबर कम था। वरुण भाई, जो किताब आप पढ़ के आ रहे हो वो मैं भी पढ़ के आ रहा हूँ। हाँ, आपकी किताब में लिखा है कि एक दिन में चुनाव कैसे करवाएंगे। अरे वरुण भाई, आप ही बोल रहे हो तो मैं छोड़ देता हूँ। नहीं बोलिए ना, लेकिन एक तो शांत स्वभाव से बोलिए। डिबेट लड़ने का मैदान नहीं है ये। अरे वरुण भाई, महाराष्ट्र में 18 साल से ऊपर की आपने फिर मिक्स कर दिया। वन नेशन वन इलेक्शन पे डिबेट है, ईवीएम पे नहीं है भाई। अब पहले आपने बीच में सवाल किया, उसका जवाब दे रहा हूँ। ईवीएम पे डिबेट नहीं है। आप सुन तो लीजिए ना, मैं कह रहा हूँ महाराष्ट्र में 18 साल से ऊपर की उम्र के जितने लोग हैं उससे ज्यादा चुनाव हो गए, और इससे बड़ी बेईमानी क्या होगी? जिस महाराष्ट्र चुनाव में 85% सीटें एनडीए जीता, उसी महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी नांदेड़ लोकसभा की सीट हार गई। अरे मेरे भाई सुन लो मेरी बात, जो आदमी चोरी करता है ना वो घर पूरा साफ करके नहीं जाता कभी भी। चलो उसका आइडिया आपको ज्यादा होगा, आपको ज्यादा बेहतर पता होगा। मदन छाबड़ा जी के पास जा रहे हैं। अरे सर लड़ने नहीं बैठे हैं दिनेश जी, एक तो ना थोड़ा सा डिबेट में बदलिए अपने आप को। आप लड़ने क्यों बैठ जाते हैं? डिबेट करने बैठे हैं आप तो लड़ने शुरू हो जाते हैं। रुक जाइए मदन छाबड़ा जी, भाई आप लोग अराजकता फैला रहे हैं, आप लोग मूल मुद्दे से भटका रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का कोई, वन नेशन वन इलेक्शन की रिकमेंडेशन तो 1983 में विधि आयोग ने की थी, तब तो बीजेपी को कोई जानने वाला नहीं था इस देश में। अरे भाई साहब मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अरे बस ठीक है, रुक जाइए दिनेश जी, रुक जाइए। वन नेशन वन इलेक्शन की सिफारिश 1983 में विधि आयोग ने की थी, तब बीजेपी का नाम लेवा नहीं था इस देश में। ठीक है मदन छाबड़ा, रुक जाइए बस रुक जाइए। 1977 में बीजेपी थी या नहीं थी? अरे भाई साहब, सरकार किसकी, देश में एक छत्र राज किसका था? इस देश में एक छत्र राज किसका था? उस समय भी विधि आयोग ने सिफारिश की थी। 1983 उस समय भी विधि आयोग ने सिफारिश की थी। जनता पार्टी में शामिल थी ये लोग। अरे भाई थे, मैं ये बता रहा हूं आज की पैदाइश या आज की पौध या आज की उपज नहीं है वन नेशन वन इलेक्शन। 1983 में विधि आयोग ने रेकमेंड किया था। अरे ये थोड़ा सा तहजीब से डिबेट करिए प्लीज। रुक जाइए बस मदन छाबड़ा जी। अरे भाई साहब रुक जाइए ना। आम जनमानस की भी सीधा देख लो। ठीक है मदन छाबड़ा जी, देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं आप। वन नेशन वन इलेक्शन अराजकता का प्रतीक है, और आप लोग एक इवेंट की तरह से हर चीज को पेश करना चाहते हैं ताकि मूल मुद्दों से ध्यान भटक जाए। नहीं देखिए, हमने तो इस बहस में भी आप देख रहे हैं कि हम तो सिर्फ मूल मुद्दे पर ही हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं। मुद्दे कौन भटकाता है, देश को गलत दिशा में कौन ले जाता है, ये हम देख ही रहे हैं। दिनेश जी के आप भाव से सारी बात समझ रहे हैं।
अभी रजत पंजेटा जी ने एक प्रश्न किया, जो बहस के अंदर एक इंपॉर्टेंट प्रश्न था कि अगर सरकार कोई 6 महीने बाद, 2 साल बाद कोई कॉलिशन गवर्नमेंट गिर जाती है तब क्या होगा। जो कानून एक ड्राफ्ट किया उसके अंदर इन सब विषयों के बारे में सब कुछ लिखा है, हम उस कानून को देख सकते हैं। और उसका सीधा सा एक तरीका है कि एक बाई इलेक्शन की तरह पूरी सरकार का बाई इलेक्शन होगा, जितना बचा हुआ समय है। अगर 2 साल पहले सरकार गिर गई या 3 साल पहले गिर गई तो 3 साल के लिए जो सरकार बनेगी वो अगले 3 साल के लिए बनेगा। मतलब इसके अंदर ये समझिए कि चुनाव अगर 29 में होंगे, चुनाव अगर 34, अगला चुनाव 34 में होगा, अगला 39 में होगा, चुनाव का समय निश्चित है। बीच में कोई भी सरकार अगर गिरती है तो वो निश्चित समय के ऊपर दोबारा से चुनाव होगा, बचे हुए समय के लिए एक बाई इलेक्शन पूरी सरकार का होगा। तो ये एक सिंपल सा तरीका है इसका, चाहे वो केंद्र की सरकार हो और वो चाहे राज्य की सरकार हो। जी रजत जी, इसके अंदर जो अराजकता की बात है या कुछ है, देखिए भारतीय जनता पार्टी कभी भी मिसगाइड नहीं करती, कभी भी वो चीजों को जो है अलग तरीके से प्रस्तुत नहीं करती। सीधा सीधा एक तर्क है कि देश के अंदर अगर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव इकट्ठे होते हैं तो देश का बहुत बड़ा धन जो वो बचता है, बहुत बड़ी एनर्जी, समय, जो कि देश के अंदर, क्योंकि चुनाव कराने के लिए आपको सरकार के लोग चाहिए। हर बार चुनाव अगर 8 महीने में, 2 साल में दोबारा चुनाव आते हैं तो पूरी सरकारी मशीनरी उसके अंदर लगती है, सारी ब्यूरोक्रेसी लगती है। हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री, हमारी सारा का सारा जो लोकतंत्र का स्तंभ है चारों के चारों, वो सब इसी सिर्फ चुनाव में लंबे समय तक चलते हैं। वो तो हरियाणा प्राइम एग्जाम्पल है उस बात का, बिल्कुल लाइव एग्जांपल है जी, वो अभी हम देख के आते हैं। ठीक है कि 1 साल तक अब आपके जवाब पे एक लगा सवाल है, जल्दी से रजत एक सवाल पूछिए जो आप पूछना चाह रहे हैं। देखिए, इन्होंने कहा कि अगर रुकिए अपना रजत का सवाल है प्लीज। ज्यादातर ऐसे होता है कि अगर कोई पब्लिक के अगेंस्ट, पब्लिक सेंटीमेंट के अगेंस्ट कोई बिल लेके आया जाए, कोई ऐसे सरकार फैसले करे जो जन विरोधी हैं और सरकार एक तानाशाही रवैया अपना ले, तो अगर आप वन नेशन वन इलेक्शन के अंदर 5 साल की सेंटर की, ये सेंटर और स्टेट दोनों पे एप्लीकेबल होता है, अगर एक 5 साल के निर्धारित टर्म के लिए आप गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं, तो अगर बीच में सरकार किसी कारणवश कोई कोलिशन गवर्नमेंट है, कोई क्षेत्रीय दल अपना समर्थन वापस लेता है या कोई और परिस्थितियों के कारण अगर कोई सरकार जो है वो दोबारा से एक इलेक्शन होता है, पूरे प्रोसेस में सरकार जाती है, तो आप उसकी अवधि कैसे कम कर देंगे? 5 साल से कम करके उसको 2.5 साल, 2 साल, 3 साल वो कैसे कर देंगे? ये अवधि कम करना एक निर्धारित समय के लिए आपको इलेक्ट किया गया है, आप जनप्रतिनिधि हैं, तो यानी फुल मेजोरिटी की सरकार है, वो तो 5 साल चलेगी, अपनी डिक्टेटरशिप करेगी, अपने मन चाहे फैसले करेगी। मेरे ख्याल से जो वो कहना चाह रहे हैं, बात है कि जन विरोधी बिल आता है या कुछ भी ऐसे कानून बनाती है सरकार जो बिल्कुल जिसकी वजह से सरकारें गिरती हैं या कुछ ऐसी कारण परिस्थितियां पैदा हो, हमने पीछे भी देखी है। हरियाणा में भी इलेक्शन हो चुका है एक समय पे, लोकसभा विधानसभा में। हरियाणा में ज्यादा पीछे की बात नहीं है, हरियाणा में भी कुछ सालों पहले हो चुका है। तो ये इशू सबसे बड़ा ये है कि वो तो 5 साल की टर्म, और अगर कोई सरकार बीच में री इलेक्शन होता है उसकी टर्म अवधि कैसे कम कर दी जाएगी? जैसे विधायक और सांसदों की होती है, वो यही कहना चाह रहे हैं। ये लोकतंत्र और जनतंत्र का जनमत का ये रजत वो यही बताना चाह रहे हैं, जैसे बाईपोल में विधायक है, मान लीजिए 2022 में बना तो 24 में दोबारा लड़ना पड़ेगा ना उसे, 25 में दोबारा लड़ना पड़ेगा अगर वो बीच में है, तो वैसे बता रहे कि सरकार के लिए भी वैसा ही होगा। आप बाई इलेक्शन की तरह उसको नहीं ले सकते। अगर आपका पूरा का पूरा जनरल इलेक्शन और बाई इलेक्शन में फर्क है। जनरल इलेक्शन को पूरी सरकार अगर सुन ली जा रही है, पूरी सरकार गिरती है, खुद को असेंबली डिसॉल्व करता है। वाजपेयी जी ने भी तो करी थी असेंबली डिसॉल्व। आप ये भी तो देखिए, इलेक्शन कराने दोबारा से पूरे के पूरे अगर आप उसमें जाते हैं, सोचिए ये स्टेट की बजाय सेंटर में आ जाता है और पूरा देश सेंटर का इलेक्शन वोट डालता है। क्या वो 3 साल के लिए, 2.5 साल के लिए, 1 साल के लिए वोट करेगा पूरा देश? ये लॉजिक नहीं है ना। ठीक है, हाँ जी दिनेश जी 30 सेकंड आपके। राज्यसभा का कोई सदस्य अगर एक्सपायर हो गया तो उसका कार्यकाल 6 साल का, 2 साल बाद एक्सपायर हो गया तो उसकी सीट पे जो नया चुना जाएगा वो अगले 4 साल के
के लिए चुना जाएगा, 6 साल के लिए तो नहीं चुना जाएगा। ऐसे ही कोई स्टेट गवर्नमेंट अगर 2 साल बाद गिर जाती है तो अगली सरकार 3 साल के लिए चुनोगे आप। अगर 5 के लिए चुनोगे तो फिर आपका वन नेशन वन इलेक्शन वहां फेल होएगा। तो वही तो बता रहे 3 साल के लिए चुनी जाएगी है जी, ये वही तो बता रहे हैं कि अगली सरकार 3 साल के लिए चुनी जाएगी। मैं वही तो बता रहा हूं कि इसका मतलब ये डेमोक्रेसी की हत्या है ना। दूसरी बात, ये वन नेशन वन इलेक्शन मुद्दा नहीं है, मुद्दा तो आज की समस्याओं से मोदी जी ने ध्यान भटकाना है लोगों का। जब कोई समस्या देश में आती है तो लोगों का ध्यान डाइवर्ट कर दो। अब आप देखो जिस समय पहलगांव का मामला हुआ, हरियाणा पंजाब में पानी का विवाद शुरू किया, 1 महीने तक टीवी चैनलों पर पानी 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 पानी। पहलगांव खत्म, पानी का मुद्दा खत्म। पहलगाम किसी भी दिन टीवी से नहीं हटा, पहलगाम किसी भी दिन टीवी से नहीं हटा, गलत जानकारी है आपकी। पहलगाम एक भी दिन टीवी से नहीं हटा, गलत जानकारी है आपकी। पहलगांव के अंदर तो टीवी के एंकर लाहौर और अफगानिस्तान में नहीं, उससे छोड़िए, आप मत बोलिए कि पहलगाम हटा। पहलगाम नहीं हटा, ना ऑपरेशन सिंदूर हटा टीवी से। और अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे पानी का मुद्दा उठा दिया गया तो आपके नेताओं को उस पर रिएक्शन देने की जरूरत नहीं थी। नहीं, अगर पानी का मुद्दा बना दिया गया तो फिर कांग्रेस के नेताओं को रिएक्शन देने की जरूरत नहीं थी उस पर। 1 महीना चलाया, लगातार 1 महीना, वो मुद्दा नहीं था, मुद्दा बनाया था। अच्छा, पानी का मुद्दा था ही नहीं, मुद्दा नहीं था, पानी का मुद्दा था ही नहीं, हरियाणा में पानी की कमी थी ही नहीं। बीजेपी ने पंजाब के सीएम के साथ मिलकर क्रिएट किया था मुद्दा। अरे चुनाव तो आप लड़ते हैं उनके साथ मिलकर। जनता को गुमराह किया गया था और आज भी किया जाएगा। आज की ये बैठक जो है मुद्दों से को डाइवर्ट करने के लिए बुलाई गई है चंडीगढ़ में। यात्री मारे गए और प्रधानमंत्री विदेश घूम रहा है। G7 की बैठक में नहीं जाना है प्रधानमंत्री को, G7 की बैठक में नहीं जाना चाहिए। कौन सा G7? अरे कैसे बात करते हैं आप? एक तो थोड़ा तरीके से बात किया करिए, आपके सामने जो बैठा वो भी कोई सम्मानित व्यक्ति है, थोड़ा आराम से बात किया करिए। ये टोन मेरे को स्वीकार नहीं है आपकी बिल्कुल भी। रुक जाइए, अरे कोई सफाई नहीं दे रहा हूं मैं। बेंगलोर में 2010 में हादसे में 158 लोग मारे गए थे, उसके बाद क्या हो गया था बता दीजिएगा। पर्चा खोल के दिखाइएगा कि हमने ये कार्रवाई कर दी थी। रजत, आपको कोई पानी का मुद्दा जबरदस्ती क्रिएट किया गया, पानी का कोई मुद्दा नहीं था हरियाणा में। रजत बोलिए, दिनेश जी की आवाज नीचे करिए। रजत बोलिए, पानी का मुद्दा ही नहीं था हरियाणा में, मीडिया ने जबरदस्ती दिखाया। देखिए, पानी का मुद्दा अगर कांग्रेस के प्रवक्ता ये लॉजिक दे रहे हैं कि पूरे देश हरियाणा के अंदर पानी का मुद्दा उठाया गया था पहलगाम के मुद्दे को दबाने के लिए, तो वो तो सिर्फ हरियाणा की बात करें। पहलगाम का मुद्दा तो पूरे देश में था और भगवंत मान ने सच में पानी रोका था, सच में पानी की किल्लत थी, सच में पानी का मुद्दा था, इसे कोई नहीं झुठला सकता। आप सिर्फ हरियाणा के संदर्भ में क्यों सोच रहे हैं? अगर बीजेपी करेगी तो पूरे देश के लिए पहलगाम का मुद्दा भूल जाएंगे, क्योंकि महाराष्ट्र वालों को हरियाणा के पानी के मुद्दे से क्या लेना देना है। अब विदर्भ में इतनी दिक्कत है पानी की, अब हरियाणा वाले कितनी डिबेट करते हैं या कितना मुद्दा भटकता है। लेकिन मैं इसके अंदर जाना नहीं चाह रहा था। मेरा प्रश्न वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर ही था। प्रभु, थोड़ा समय भी हो गया, आपने जो बात रखी थी उसका जवाब मेरे को लेना था फटाफट से। मदन छाबड़ा जी, ये कर रहा हूँ, मैं खत्म कर रहा हूँ। देखिए, अगर मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, मैं खत्म कर रहा हूँ। मेरे को वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर एक बड़ा इंपॉर्टेंट वो है, अगर 2.5 साल बाद 3 साल बाद इलेक्शन होता है, पूरा जनरल इलेक्शन हो गया, देश में हो गया या स्टेट में हो गया, और वो 2 साल के लिए कहते हैं कि चलो 2 साल बाद हम पूरा इलेक्शन कराएंगे, फिर 2 साल बाद दोबारा हम उसको मेंटेन करने के लिए, तो जो बीच में इलेक्शन हुआ जिसको सिर्फ 2 साल के लिए आपने करा, उसमें ज्यादा पैसे की बर्बादी है या पूरे 5 साल बाद वो इलेक्शन होगा उसमें ज्यादा पैसे की बचत है? मदन जी, अगला 1 मिनट आपका। इसमें तो आप डबल खर्चा कर रहे हो। देखिए, पहले तो एक बात अभी दिनेश जी ने कही कि अपोजिशन मुद्दा जो है, अपोजिशन का मुद्दा खत्म हो गया, पानी का मुद्दा नहीं रहा या कोई भी बात। अगर कोई मुद्दा खत्म हो जाता है इसका मतलब विपक्ष कैपेबल नहीं है उस मुद्दे को जीवित रखने के लिए जो समाज के लिए इतना इंपॉर्टेंट है। तो ये तो इन्हें अपनी उसकी कैपेसिटी के ऊपर सोचना चाहिए। बाकी जो रजत जी का जो प्रश्न है, एक बार मुझे दोबारा सुनना है उस बात को, मुझे क्लियर नहीं हुआ वो। मेरा प्रश्न ये है कि अगर 2.5 साल बाद हम दोबारा स्टेट गवर्नमेंट गिरती है या सेंटर की गवर्नमेंट गिरती है और उसमें हम री इलेक्शन के लिए जाते हैं, जनरल इलेक्शन होता है दोबारा से,
और 5 साल के टर्म के बीच में इलेक्शन होता है, इसमें हम दोबारा खर्चा करेंगे क्या सिर्फ 2 साल की गवर्नमेंट को चुनने के लिए? अगर वही 5 साल का होगी तो खर्चा उसके अंदर कम होगा। आप उसको मेंटेन करने के लिए 2 साल के बाद फिर इलेक्शन, फिर 2.5 साल के बाद फिर इलेक्शन। जवाब प्लीज। प्रश्न खर्चा ज्यादा होगा, ये प्रश्न है। चलिए, मुझे लगता है छाबड़ा साहब से संपर्क भी टूट गया, बड़ा महत्वपूर्ण था, लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण विषय पे बात कर रहे थे और अब सियासी अखाड़ा में मुलाकात आपसे करते रहेंगे तो विषय उठाते रहेंगे। आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चंडीगढ़ में एक बैठक हुई है जेपीसी की, देखना यह है कि क्या वाकई ये जो फिलहाल कल्पना की जा रही है ये हकीकत में बदल पाती है। रुक रहे कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।